मैं डॉक्टर जी.आर. वर्मा, सहआचार्य समाजशास्त्र, एसआरपी गवर्नमेंट कॉलेज बांदीकुई। आज हम बीए भाग थर्ड के प्रथम प्रश्न पत्र समाजशास्त्रीय चिंतन के महत्वपूर्ण प्रसंग कार्ल मार्क्स का ऐतिहासिक भौतिकवाद पर चर्चा करने जा रहे हैं। पिछले अध्याय में हमने मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद एवं हीगल का भौतिकवाद पर चर्चा की थी। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम मार्क्स के ऐतिहासिक भौतिकवाद पर चर्चा करें। सन 1847 के अंतर्गत प्रकाशित अपनी महत्वपूर्ण पुस्तक पॉवर्टी ऑफ फिलोसॉफी के अंतर्गत मार्क्स ने ऐतिहासिक भौतिकवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किया। आपने कहा कि इतिहास केवल राजा रानियों की कहानी नहीं है, बल्कि भौतिकवादिता की ओट में पूंजीपतियों द्वारा श्रमिकों का किया गया एक शोषण है। मार्क्स ने धर्म शोषण की स्थिति को धर्म के आधार पर भी समझाने का प्रयास किया। मार्क्स कहते हैं कि धर्म एक अफीम के समान है, जिसके द्वारा पूंजीपतियों द्वारा श्रमिकों का शोषण किया जाता है। मार्क्स के ऐतिहासिक भौतिकवाद की अवधारणा को हम देखें तो प्रथम अवस्था के अंतर्गत हम चर्चा करें तो यह अवस्था आदिमकालीन अवस्था के नाम से जानी जा सकती है। इस अवस्था के अंतर्गत सामान्यतः किसी भी प्रकार का कोई वर्ग नहीं था। वर्ग था तो केवल स्त्री एवं पुरुष था। आदिमकालीन अवस्था के अंतर्गत व्यक्ति सामान्यतः कंद मूल फल खाकर अपना जीवन यापन करता था एवं अखेट कार्य करता था। व्यक्ति सामान्यतः कबीलों के आधार पर रहता था और गोत्र के आधार पर समूह को विभाजित करने का प्रयास किया जा सकता है। इस अवस्था के अंतर्गत सामान्यतः अखेट करके व्यक्ति अपना जीवन जीता था। स्त्रियां घर का कार्य करती थी तथा पुरुष अखेट या कंदमूल फल आदि एकत्रित करने का प्रयास करता था। तो समाज के अंतर्गत सामान्यतः आदिमकालीन अवस्था में किसी भी प्रकार का वर्ग नहीं था। यदि कार्य का विभाजन हम देखें तो श्रम विभाजन आयु भेद के आधार पर किया जा सकता था, अर्थात आयु भेद के अंतर्गत जो व्यक्ति आयु के अंतर्गत कम होते थे वे घर का कार्य करते थे और जो आयु के अंतर्गत अधिक होते थे वे सामान्यतः जंगलों से कंदमूल फल आदि एकत्रित करने का प्रयास करते थे। मार्क्स के ऐतिहासिक भौतिकवाद के अंतर्गत हम दूसरी अवस्था पर चर्चा करें। यह अवस्था दास मूलक अवस्था के नाम से जानी जा सकती है। इस अवस्था के अंतर्गत सामान्यतः कृषि कार्यों को विशेष महत्व प्रदान किया गया था, अर्थात आदिमकालीन अवस्था के अंतर्गत सामान्यतः व्यक्ति जो कंद मूल फल आदि को खाकर फेंक देता था उसके माध्यम से सामान्यतः कृषि कार्य को भी सीख गया। अग्नि का आविष्कार हुआ एवं अग्नि के आविष्कार के साथ साथ पहिए का आविष्कार भी देखा जा सकता है। इसके अंतर्गत सामान्यतः व्यक्ति कृषि कार्य के साथ साथ पशुपालन आदि कार्य को सीख गया था, परंतु देखा था कि कृषि कार्य व्यवस्था के अंतर्गत सामान्यतः कुछ व्यक्तियों का अधिकार हो गया था, अर्थात भूमि के कुछ हिस्से पर सामान्यतः कुछ व्यक्तियों का अधिकार हो जाने के कारण सामान्यतः उन्हें भूस्वामी के नाम से संबोधित किया जाने लगा। अर्थात उत्पादन के सभी साधनों पर सामान्यतः भूमि, पूंजी, श्रम, साहस आदि पर स्वामित्व कुछ व्यक्तियों का हो जाने के कारण उन्हें स्वामी के नाम से अभिव्यक्त किया जाने लगा। समाज में एक और ऐसा वर्ग था जो कि उत्पादन के साधनों से विहीन था। उसके पास उत्पादन के साधन भूमि, पूंजी, श्रम नहीं थे। श्रम का साधन था तो स्वयं का साहस एवं विश्वास। स्वयं के साहस एवं विश्वास के माध्यम से ही वे स्वयं का तथा स्वयं से आश्रित व्यक्तियों का जीवन यापन करने का प्रयास किया जा सकता था। दास मूलक अवस्था के अंतर्गत सामान्यतः दासों की स्थिति इस प्रकार की थी कि उन्हें खूब काम लिया जाता था और काम लेने के पश्चात सामान्यतः स्वामी को दासों को बेचने तक का अधिकार प्राप्त हुआ था। तो हम कह सकते हैं कि दास मूलक अवस्था के अंतर्गत सामान्यतः एक और भूस्वामी तथा दूसरी और दास, दो प्रकार के वर्ग देखे जा सकते हैं। मार्क्स के ऐतिहासिक भौतिकवाद पर हम चर्चा करें तो हम कह सकते हैं कि तीसरी अवस्था सामंतवादी अवस्था थी। इस अवस्था के अंतर्गत सामान्यतः भूस्वामी होता था, परंतु भूस्वामी भूमि का मालिक होता था। यह
उत्पादन के साधनों पर पूर्ण रूपेण अपना आधिपत्य रखता था। पूर्ण रूपेण यह भूमि का मालिक होने के साथ साथ उत्पादित वस्तुओं पर भी अपना अधिकार स्थापित करता था। एक और दूसरा वर्ग था, वह था अर्धदास एवं किसान। किसान की स्थिति सामान्यतः बहुत ही दयनीय एवं गरीब थी, क्योंकि भूमि का अधिकतर हिस्सा, भूमि से उत्पादित पदार्थ का अधिकतम हिस्सा भूस्वामियों द्वारा रख लिया जाता था और दास को बहुत कम हिस्सा प्रदान किया जाता था, जिसके माध्यम से वह भूमि का मालिक तो नहीं था, परंतु भूमि के अंतर्गत सामान्यतः जोत लगाने, वह फसल उगाने तथा खेती के सभी कार्य प्रदान किए जा सकते थे। यहाँ थोड़ा सामान्यतः शोषण की स्थिति कम हुई और अर्धदास की स्थिति के अंतर्गत आ गया। वह किसान के आधार पर खेती के अंतर्गत कार्य करने लग गया। तो हम कह सकते हैं कि सामंतवादी व्यवस्था के अंतर्गत के सामान्यतः दो प्रकार के वर्ग थे, भूस्वामी एवं अर्धदास व किसान। मार्क्स के ऐतिहासिक भौतिकवाद की अपन आगे चर्चा करें तो एक और अवस्था उभर कर आती है, वह है पूंजीवादी अवस्था। पूंजीवादी वर्ग के अंतर्गत सामान्यतः मशीनों का आविष्कार हो गया था, उद्योग धंधे एवं फैक्ट्रियां आदि स्थापित हो गई थी। इन उद्योग धंधों तथा फैक्ट्रियों के अंतर्गत सामान्यतः एक ऐसा वर्ग के व्यक्तियों का आधिपत्य हो गया था जो कि पूंजीपति थे तथा भूमि पूंजी श्रम साहस संगठन आदि पर अपना आधिपत्य स्थापित करने का प्रयास करते थे, जो कि उत्पादन के सभी साधनों पर अपना आधिपत्य होने के कारण इसे पूंजीपति वर्ग के नाम से संबोधित किया जाने लगा। मार्क्स कहता है कि जहां एक और पूंजीपति वर्ग सामान्यतः उत्पादन के साधनों पर संपूर्ण आधिपत्य एवं स्थापित करने का प्रयास करता है, तो श्रमिक वर्ग जो कि उत्पादनों के साधनों से भिन्न होता है, उत्पादनों के साधनों से भिन्न होने के कारण यह सामान्यतः शोषण की स्थिति के अंतर्गत चला जाता था। मार्क्स कहता है कि समाज के अंतर्गत सामान्यतः शोषण की यह स्थिति तीव्र आधार पर देखी जा सकती है पूंजीवादी व्यवस्था के अंतर्गत, जिसमें पूंजीपतियों द्वारा श्रमिकों का शोषण किया जा सकता है, अर्थात काम के घंटे बढ़ा दिए जाते हैं और उनसे अधिक उत्पादन करने का प्रयास किया जाता है। पूंजीवादी व्यवस्था के अंतर्गत सामान्यतः एक और अतिरिक्त मूल्य को सामान्यतः पूंजीपतियों द्वारा ही हड़प लिया जाता है, जिसके माध्यम से सामान्यतः श्रमिकों का शोषण देखा जाता है। उपयुक्त सभी अवस्थाओं के आधार पर हम ये कहें कि चाहे आदिमकालीन अवस्था हो, चाहे दासमूलक अवस्था हो, चाहे पूंजीवादी व्यवस्था हो, वह सामंतवादी व्यवस्था हो, समाज की प्रत्येक अवस्थाओं के अंतर्गत सामान्यतः दो प्रकार के वर्ग उभर कर सामने आते हैं। एक वह वर्ग जो कि उत्पादन के संपूर्ण साधनों पर अपना आधिपत्य स्थापित करता है, अर्थात ऐसे वर्ग को सामान्यतः शोषक वर्ग के नाम से जाना जा सकता है, तथा दूसरा एक ऐसा वर्ग जो कि उत्पादन के सभी साधन भूमि पूंजी श्रम साहस आदि पर आधिपत्य स्थापित नहीं हो पाता है, बल्कि वह निम्न श्रेणी के अंतर्गत ही देखा जा सकता है। उत्पादनों के साधनों से भिन्न होने के कारण सामान्यतः ऐसे वर्ग को शोषित वर्ग के नाम से जाना जा सकता है। यह वर्ग उत्पादनों से भिन्न होने के कारण सामान्यतः अपना श्रम की आवश्यकताओं की पूर्ति शारीरिक श्रम के माध्यम से तथा आश्रितों की पूर्ति भी शारीरिक श्रम के माध्यम से ही देखी जा सकती है। उपयुक्त सभी अवस्थाओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि समाज की प्रत्येक अवस्था के अंतर्गत, चाहे आदिमकालीन अवस्था, दासमूलक अवस्था, सामंतवादी अवस्था, पूंजीवादी व्यवस्था के अंतर्गत पूंजीपतियों द्वारा श्रमिकों का शोषण किया गया है। ओके, थैंक यू।